और कोई ऐसा धर्म शास्त्र नहीं है जो दोनों को साथ लेकर के नहीं चलता। स्पेशली वेस्टर्न कल्चर्स में या वहाँ के थॉट में तो देयर इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। महाभारत एज वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन द हिस्ट्री, जिससे एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल चेंज आया था। आई एम वेरी श्योर कि साइंस एंड रिलीजन साथ में नहीं चल सकते, पर विज्ञान और धर्म साथ चल सकते हैं। इंडिया में जितनी टाइमिंग्स की अंडरस्टैंडिंग है उतनी तो दुनिया में कहीं नहीं, क्योंकि हम लोगों ने मुहूर्तों पर विचार किया है। तो आपको लगता है कि साइंस कभी रिलीजन को रिप्लेस कर सकती है? फ्रैंकली स्पीकिंग दुनिया में 3 ही प्रकार के लोग होते हैं। 5 प्रकार के वो होते हैं जो कि रियल रियल नॉलेजेबल हैं। 5% लोग वो हैं जो कि बिल्कुल ही इग्नोरेंट हैं, दे डोंट केयर व्हाटएवर हैपेंस, दे जस्ट वांट टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। And then 90% people just want to follow one of them. The manifestations is also a part of karma. The one, whatever the intention behind your action is also karma. Religious या हमारी धार्मिक परिभाषा में जब मृत्यु और जन्म, बर्थ एंड डेथ की साइकिल से कोई फ्री होता है, तब उसको मोक्ष की श्रेणी में रखा जाता है। पता है कि दुनिया में एक बात फेमस है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे ज्यादा दिमाग यूज किया है, विच इज around 6 or 7% of the half of his brain. But I'm not sure that if they have ever tested a brain of a rishi or a gyani of India, if they would have done it, they might have found some other figures. स्वास्तिका का एक्चुअल मीनिंग क्या है? क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी में गहरा संबंध है? श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, जो वृंदावन के श्री राधा रमन मंदिर के 38 आचार्य और गौड़िया परंपरा की प्रमुख है, इस विषय पर उनकी सोच और ज्ञान लेकर हमारे साथ है। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे कि कैसे धर्म और विज्ञान एक साथ मिलकर समाज को एक नए रूप में देखने का दृष्टिकोण देता है। वेलकमिंग श्री पुंडरीक गोस्वामी जी ऑन इन हैबिट। राधे राधे पुंडरीक गोस्वामी जी, नमस्ते। राधे राधे, नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। आप अभी शायद प्रयागराज पे हैं? हाँ, प्रयागराज। आई एम ऑन द वे टू कुंभ। आई विल बी इन कुंभ इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ओह एक्सीलेंट। तो थैंक यू, पहले तो आपने अपने पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला, सो थैंक यू वेरी मच। आज हम बात करने वाले हैं साइंस और रिलीजन के बारे में, और मुझे एक कोट याद आता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की कोट है। उसने एक बार कहा था, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम और रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो इस बारे में मुझे आपसे बात करनी थी, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत है समझने के लिए। तो मेरी पहली जो क्वेश्चन है वो हमारे शास्त्रों में कौन से साइंटिफिक आइडियाज़ मिलते हैं? जैसे कि वेदास में सन के बारे में बात होती है, तो कौन से आइडियाज़ है, साइंटिफिक आइडियाज़, जो हमारे शास्त्र से आती है? Before we go to that detail, one very important thing which we all need to understand is कि जो आज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन और साइंस है, because they both are English words coming from a particular culture, so they both carry a particular definition. So, looking at our Vedic culture or Vedic philosophy, just on from the point of view of religion, is actually concising it, making it very small. Because when we talk about dharma is a very broader word. There are technically 4 to 5 sections of it, and one of them is religion. Like dharma can also be defined as duty, dharma can also be defined as goal, dharma can also be defined as nature. जैसे हम बोलते हैं सूरज का धर्म है चमकना, तो दैट्स हिज नेचर। एंड देन मनुष्य का गोल है, तो मनुष्य का धर्म है। या पेरेंट्स का या बच्चों का धर्म है, तो that's their duty. So a dharma word is a very broader word.
but a religion word is only the astic part, worship part, ritualistic part of that the word dharma is. तो जैसे धर्म शब्द की ऐसे परिभाषा है, ऐसी आज जो मॉडर्न साइंस है, साइंस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ कोर्स एक फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है फॉर अस इंडियंस. तो हाउ इट इज ऑल्सो क्रिएटेड, वी नीड टू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ड ऑल्सो. कि ऑलवेज जब भी हम लोग जाते हैं स्पेशली वेस्टर्न कल्चर्स में या वहाँ के थॉट में, तो देयर इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी होती हैं. कहीं ना कहीं जो रिलीजियस टेक्स्ट को नहीं मानता, हम उसी को एथिस्ट कहकर बड़ी आसानी से कह देते हैं, यू आर नॉट द बिलीवर ऑफ गॉड, सो दैट्स व्हाई यू आर एथिस्ट. बट व्हेन इट्स कम टू आवर वैदिक कल्चर, वैदिक फिलोसफी, इट इज वेरी डिफरेंट. हमारे लिए शब्द है विज्ञान, और कोई ऐसा धर्म शास्त्र नहीं है जो दोनों को साथ लेकर के नहीं चलता. इवन श्रीमद् भागवतम में भी शब्द है ज्ञान विज्ञान संयुक्तम. एंड इफ यू every temple and every Hindu seeker knows the आरतीज, ठीक है. तो whenever we do रामायण जी की आरती, तो वहाँ शब्द आता है वाल्मीकि विज्ञान विशारद, something like this. So there are so many texts which we have which is related to Vijnana. So the word science has one particular definition, but when it's come to the word Vigyan, it is always correlated with our Gyan, with our knowledge, with our Vedic knowledge. So they have always evolved together when it's come to our Indian text or Indian technology, you could say. Whatever is created together. So हमारे पास आज की साइंस में जो भी हम चीज इवॉल्व करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे वैदिक टेक्स्टों में हमको पहले से वो मिलने लगती है. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिंक टू इट. आज गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा में पहले ही लिख दिया है, बहुत फेमस टेक्स्ट है ये तो, कि अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना दूर है. बहुत इजीली उन्होंने लिख दिया, जुग सहस्त्र योजन पर भानु. तो यहाँ पर बहुत इजीली उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया. तो 500 साल पहले ये बात लिखी गई है. तो ऐसे अनलिमिटेड रेफरेंसेस हम लोगों के यहाँ. आप ऐसी चीज देखें जहाँ आज कोई भी हिस्ट्री में सबसे एंशियंट लिटरेचर है, तो वो रामायण है, जिसमें किसी फ्लाइंग व्हीकल की एक्सप्लेनेशन मौजूद है. तो इंडियन थॉट प्रोसेस में बहुत मॉडर्न एक अप्रोच ऑलवेज रही है. ऑफ कोर्स वी कंसीडर महाभारत एज वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन द हिस्ट्री, जिससे एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल चेंज आया था. और जो टेक्स्ट और टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड नहीं हो पाई, बहुत सारी चीजें इधर उधर हो गई. इस कारण से हम बहुत सारी चीजें संस्कृत लैंग्वेज में आज के टाइम पे देख नहीं पा रहे. इन दिनों बहुत फेमस एक ट्रेंड पर बात चल रही है, इट इज नॉट जस्ट इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, इट इज एक्चुअली ओम इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर. हाँ. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस सेइंग नाउडेज. तो हमारी वैदिक लिटरेचर, हम जिस प्रकार से पूजा कर रहे हैं, 5 एलिमेंट्स के साथ सिंक कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका साइंस के साथ सिंक नहीं हो, और साइंस को उसने कॉम्प्लीमेंट करने का और एम्पावर करने का कोई कोशिश नहीं की. वैसे अनलिमिटेड रेफरेंसेस हम लोगों के यहाँ मौजूद हैं. जब हम बात करते हैं यूनिवर्स की क्रिएशन की, तो हमारे जो शास्त्र है उसमें लिखा हुआ है शायद कि वो कैसे शुरू हुआ था, और साइंस की कंपैरिजन में हम इसके बारे में क्या जानते हैं शास्त्र के हिसाब से? देखिए, शास्त्रिक परिभाषा इस तरीके से क्रिएट होती है, ऑलवेज देयर इज ऑलवेज अ मेटाफर, देयर इज आल्सो वे ऑफ स्टोरी. एक चीज, बिफोर गोइंग टू डीप डिटेल, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पहले जो नॉलेज थी वो स्पीकिंग एंड लिसनिंग के प्रोसेस से आगे बढ़ती थी, एंड दैट्स एवरीवेयर, ठीक है. तो हमारी किसी भी फिलॉसफी को
कभी लिखने की अप्रोच से क्रिएट नहीं किया गया, ऑलवेज स्पीकिंग एंड लिसनिंग की अप्रोच से क्रिएट किया गया। अब जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो टू रिमेंबर दिस यू विल यूज अ शॉर्ट हैंड, you will write half words, you will write different symbols so that you can remember the whole speech. Now we definitely have this recording going on in our camera, but just in case if this might not be happening, even even in the computer there would be a language which is storing each and every picture, each and every moment which is happening here, and that language everybody cannot read. वो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो तो कंप्यूटर एक्सपर्ट ही पढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी पढ़ सकती है। तो सिमिलरली हमारे यहाँ पे जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो सारे स्क्रिप्चर्स कहने और सुनने की बात को याद करी जा सके, इस प्रकार के शॉर्ट हैंड्स में लिखे गए। तो कई बार हमको उस मिस्टिकल राइटिंग्स को एक प्रकार से अनलॉक करना पड़ता है, उसको डिग इन करना पड़ता है, तब हमारे मीनिंग्स निकल करके आते हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें एज अ मेटाफर क्रिएट की हैं। तो हमारे यहाँ क्या एक्सप्लेनेशन मिलती है कि पूरा ब्रह्मांड एक अंड रूप में था। ब्रह्म का अंड मतलब अंड था पहले। एंड अगर हम साइंटिफिक वे में जाएं तो देयर वाज अ न्यूक्लियस विच हैड अ बिग बैंग। सो समहाउ इट इज वेरी क्लोज टू दैट बिग बैंग थ्योरी कि एक अंड था और वो अंड विदीर्ण हुआ, उसके अंदर से 25 एलिमेंट्स पैदा हुए। जो हमारा वैदिक नॉलेज, हमारी श्रीमद् भागवत आदि स्क्रिप्चर्स मेजरली एक्सप्लेन करते। दो ये तो एक इंडिविजुअली 2-3 घंटे डिस्कस करने का टॉपिक है, यूनिवर्सिटीज का टॉपिक है, ये तो क्लासरूम्स का टॉपिक है, तो आई कैन नॉट गो टू दिस डिटेल्स इन जस्ट नॉर्मल डिस्कशन। बट 25 एलिमेंट्स कौन से हैं, जिसमें 5 ईथर वाटर एयर, ये जो 5 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, इनको भी हम लोग गिनते हैं। फिर 5 एलिमेंट कौन से हैं, द नेचर ऑफ दोज 5 एलिमेंट्स, लाइक टच, जिसको बोलते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस एंड गंध। वी कॉल देम पंच तन्मात्रा, मीन्स eager to touch or something where you can smell, see, that kind of nature. जैसे अर्थ है, जो है अर्थ में all the 5 natures are there. When it's come to sky, you can't see it. You can't see it. So every 5 element has one of this quality. So that's how they become 10. तो ऐसे ऐसे ब्रह्मांड ने 25 एलिमेंट्स ने मिलके सृष्टि करी। फिर उसमें से नारायण उत्पन्न हुए, नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इस तरीके से क्रिएशन चला। तो नारायण उसको कहते हैं जहां पानी है। तो इवन जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो स्टार्ट होती है पानी से, कि पानी में पहला जीव उत्पन्न हुआ। और दशावतार्स की थ्योरी भी इसी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की जाती है कि सबसे पहले मत्स्य अवतार है जो कि पानी में है, फिर कूर्मा अवतार है व्हेन द लाइफ इज शिफ्टेड फ्रॉम वाटर टू लैंड। इस तरीके से स्लोली स्लोली वो प्रोग्रेस होता जाता है। फिर नृसिम्ह आए या वाराह आए, जहां अभी पूरा जो अर्ली मैन्स की थ्योरी है, वाइल्ड एनिमल्स की थ्योरी है, वाइल्डनेस की थ्योरी है। फिर हम जब देखते हैं नरसिम्हा आए, जो अब हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल है। कहने का मतलब फिजिकल फीचर्स ह्यूमनिस्टिक क्रिएटेड होने लग गए, बट अभी थॉट और माइंडसेट अभी भी वाइल्ड है। फिर देन धीरे धीरे हम परशुराम की थ्योरीज पर जाते हैं, जहाँ नेचर के साथ हम लोग सिंक बिठा रहे हैं, थोड़ी क्रुएलिटी हम लोगों में ज्यादा है। फिर आगे चल के श्री राम आते हैं, तो इंटेलेक्चुअलिटी, सिविलाइजेशन, जो ह्यूमंस ने सीखना शुरू किया वो क्रिएट होता है। और श्री कृष्ण कौन है, एक परफेक्ट डेवलप्ड ह्यूमन है। फिर देन जो जिसके पास सारे फाइनेंशियल, मटेरियल, एवरीथिंग इज देयर, ऑल काइंड ऑफ प्लेजर्स आर देयर। जो आज हम धीरे धीरे जो दुनिया एक स्टेज पर जाती है, और जब वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिकली प्रोग्रेस करती है, फिर दशावतार में बुद्ध भी आते हैं, फिर उसको स्पिरिचुअल एक एम्पावरमेंट की जरूरत पड़ती है। और कल की अवतार कौन सा, एक फ्यूचर ह्यूमन जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, विच वुड बी फुल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग। सो दीज दशावतार ऑल्सो काइंड ऑफ कनेक्टिंग अस थ्रू द इवोल्यूशन। तो ब्रह्मा जी फिर सारी सृष्टि को करते हैं, द चैप्टर गोज long and long and long. That's how somewhere we can try and create a sync between whatever our scientist has discovered and whatever we are reading in our Vedic text. तो in a sense, science और religion somehow connected है and they go together in a sense, क्योंकि
दे मिल शुड गो जाते हैं। टुगेदर। तो मेरा ऐसा मानना है, एज आई स्टार्टेड अर्लियर, आई एम वेरी श्योर कि साइंस एंड रिलीजन साथ में नहीं चल सकते, पर विज्ञान और धर्म साथ चल सकते हम्म। हैं। टू डिफरेंट वर्ड at all create a different definition. There's a big difference between both the definitions, because a word always carries a culture. A word always carries a culture. तो कल्चर एथिक्स जहां भी है, तो हमारे यहाँ ज्ञान, विज्ञान, कणाद के द्वारा, कपिल के द्वारा पूरा सांख्य योग तैयार किया है, जहां एटॉमिक एनर्जी की बातचीत हुई है, अणु, अणियान, महतो, महीयान, जैसे हम टॉकिंग अबाउट द होल एटॉमिक साइंस। सो हमारे सांख्य योग में मौजूद है। तो इस तरीके से जो इंडियन हुए हैं, इसलिए देखिए आप भारत में बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी बड़ा आराम से आस्तिक है। चंद्रयान के ऊपर भी हम लोग स्वास्तिक बना करके भेजते। हम्म। चंद्रयान के ऊपर भी हम लोग स्वास्तिक बना लेते हैं, बिकॉज दे बोथ आर नेवर फाइटिंग विथ ईच अदर। बट डेफिनेटली इन द वेस्टर्न कंट्रीज, इन दोनों की अस्तित्व ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को खत्म करने के लिए बना था। If we can go to the history somehow, जैसे कोई कोई टेक्स्ट कहता है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चपटी है, एंड इफ यू गो टू ऑन अ डायरेक्शन यू विल फॉल डाउन। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा ये तो हो नहीं सकता, फिर दे हैव सेंड समवन, फिर वो 3-4 साल लगा करके कॉपरनिकस गए, फिर देन दे फाउंड आउट कि नहीं, पृथ्वी तो गोल है। बट हमारे वैदिक फिलोसफी में तो आपने देखा होगा, वाराह भगवान के नाक के ऊपर पहले से ही गोल रंग की पृथ्वी, एंड वी कॉल इट इन संस्कृत भूगोल। अपार्ट भू मतलब अर्थ, गोल मतलब विच इज इन राउंड शेप। तो हमारे यहाँ दोनों साइंस एंड रिलीजन में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड साइंस एज साइंस and religion as religion, then there is a contradiction. But when you look at science as vigyan and the religion as dharma, then they can walk together. हम्म। It's very interesting because a language always carries an understanding for it. तो हमारे यहाँ तो साथ ऑलवेज हर एक एक चीज में तिलक हम लगाते हैं, तो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया है। पैर, आपने देखा होगा, मैं तो कितने वीडियोस में भी बोला, हम लोग हाथ ऊपर कर करते हैं, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, ऐसे मंदिरों में देखा होगा। बिकॉज ये भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है कि आप पूरा शरीर है ना, वी आर द ओनली सिविलाइजेशन जो कि अगेंस्ट द ग्रेविटी स्टैंड अप कर सकी। उसके स्पाइनल कॉर्ड से वो स्टैंड अप कर सकी, खड़ी हो सकी और बैलेंस बना सके। नहीं तो सब लोग 4 पैरों पर हैं या टेढ़े हैं, बिल्कुल स्ट्रेट कोई खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के कैंगरूज भी 2 पैर पर खड़े होते, फिर भी स्ट्रेट बॉडी नहीं। बट हमारे ह्यूमन बिल्कुल स्ट्रेट है, और पूरी स्ट्रेट बॉडी में केवल आर्म्स है जो कि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स से सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड है, और वो ऊपर रेज नहीं किए। नहीं तो हम लोगों के हाथ भी ऊपर हो सकते थे, जैसे कि पूरा शरीर ऊपर है। तो हर एक चीज एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ भी अट्रैक्ट हुई, तभी हमारी मेंटल पावर यहाँ होती है। हमारा जो कोर ऑफ द हेड है, वो इंट्यूशन का जो पॉइंट है, जिसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं, वो ऊपर के हिस्से में, जो कि एक सन का भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ को अपनी धुरी पर रखता है, अपने सिस्टम पर रखता है। तो इन दैट सेंस इफ यू विल अंडरस्टैंड कि अर्थ और सन, अर्थ का अपना अट्रैक्शन है और सन का अपना है, तो ह्यूमन होता है जो अर्थ से भी अट्रैक्ट हुआ, सन से भी हुआ, तो somehow it can grow itself against the gravity also. So when we keep our hand down, so it connects it, the force power is into more on a gravitational force of earth. That's why when we do Jaykar, so we raise the hand, so somehow we shift the gravitational force balance, so then we get some universal kind of connect while doing it. So if you're aware of it, then you can understand. Otherwise, it's just become a mere process. We call them different mudras, which make us connect with that. हम टाइम का कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। टाइम तो इन्वेंटेड ही है, सब यहाँ पे इन्वेंट हुआ है। तो शास्त्र के हिसाब क्या हमारे पास टाइम था, टाइम का कॉन्सेप्ट था? और साइंटिफिक टाइम थियरीज हम देखते हैं, तो इसमें कंपैरिजन है।
हाँ, डेफिनेटली कंपैरिजन है। हमारे यहाँ तो हजारों साल से हमारे पुराने शास्त्रों में प्लानिटरी सिस्टम को बहुत डिटेल से अंडरस्टैंड किया गया है। और जब से एग्जिस्टेंस है तब से टाइम है। और थ्योरी ऑफ टाइम ना एग्जिस्टेंस के साथ ग्रो करती है कि सन का भी तो अपना एक टाइम है ना। वो अपने टाइम से ग्रो करता है, अपने टाइम से सेट करता है। तो इट ऑल्सो गोज ऑन अ टाइम। हर एक एनिमल का अपना टाइम है। वी इवन दे डोंट हैव अ वॉच, so there's a routine which every animal, every bird, everything and everyone follows. So there's a watch which is already exist within you, जो आप अपने साथ सिंक करके उसके साथ ग्रो करते हैं। तो थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट वेद में तो कब से मौजूद है। हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी काल के भी जो महाकाल हैं वो जैनी में अवस्थित मानी जाती है। इनफैक्ट इफ यू लुक एट महाकाल पोस्चर, तो जो मिडल ऑफ द वॉच है और जो उनकी जलहरी है, तो द शेप इज मोर लाइक अ वॉच ओनली, जिसके ऊपर सन की शेडो पड़ती है और वो जिस तरीके से गिरता था उस हिसाब से टाइमिंग्स के साथ चलते थे। इंडिया में जितनी टाइमिंग्स की अंडरस्टैंडिंग है उतनी तो दुनिया में कहीं नहीं, क्योंकि हम लोगों ने मुहूर्तों पर विचार किया है। इतना इंटरप्लैनेटरी कनेक्ट देखा है कि व्हेन द प्लैनेट्स आर ऑन द राइट थिंग, राइट पाथ, राइट नेचर, देन यू शुड डू अ राइट एक्शन, राइट गो, राइट वर्क, राइट प्रोफेशन। इतनी डिटेल से हम लोगों के उस पर डिस्कशन हुआ है। तो एक मॉडर्न समय तो एक यूनिवर्सल प्रोफेशनल तरीके से मोर ऑफ अ मैनेजमेंटल अप्रोच से क्रिएट किया गया, सो दैट एक एक लीडरशिप, एक स्टैब्लिशमेंट किसी को उस टाइम के द्वारा कंट्रोल कर सके। सो जो मॉडर्न टाइम की अप्रोच है, इट इज मोर अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ एंड अदर्स। बट इंडियन टाइम की जो फाउंडेशन है, इट इज मोर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल planets, of the whole universe, of the whole nature, the flow, the how the sun grows, how the moon goes, what the time, what's the season, what kind of action is good with it. इतना deeper understanding है to grow yourself rather than just to control someone else. This is what one basic difference which I personally feel. आपने जो बात बताई है अभी इज़ सो ट्रू कि हमने यहाँ वेस्टर्न कल्चर में जब हम देखते हैं तो सब टाइम्स को कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल टाइम आपको कंट्रोल करती है इन अ सेंस। इट वर्क्स बोथ वेज। लेकिन जो शास्त्र की टाइम है, जो प्लैनेट्स हैं, वो इस वजह से कंट्रोल हमको नहीं कर सकते। बेसिकली इट इज़ नॉट, इट वाजंट क्रिएटेड टू कंट्रोल अस। Yeah, it's more of an understanding of the nature rather than controlling. करेक्ट, यस, डेफिनेटली। तो आपको लगता है कि साइंस कभी रिलीजन को रिप्लेस कर सकती है? क्योंकि जब देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि रिलीजन, हम रिलीजन में नहीं मानते, जैसे आपने बोला एथिस्ट। तो क्या साइंस वो कर सकता है कभी? No, they should not, I would say. They can declare any time. Now media can do anything. कहीं कहीं कुछ जो भी चीज फेमस कर दो। फ्रैंकली स्पीकिंग दुनिया में तीन ही प्रकार के लोग होते हैं। पांच प्रकार के वो होते हैं जो कि रियल रियल नॉलेजेबल हैं। 5% लोग वो हैं जो कि बिल्कुल ही इग्नोरेंट हैं, दे डोंट केयर वॉट एवर हैपन्स, दे जस्ट वांट टू डू वॉट एवर दे वांट टू डू। एंड देन 90% पीपल जस्ट वांट टू फॉलो वन ऑफ देम, दैट्स इट। तो जो चीज फेमस हो जाएगी वो इसको कह देंगे, बट ये रिप्लेस हो ही नहीं सकता। दोनों की अप्रोच एक ही है। ट्राई ना अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट दे ऑल वांट टू नो द ट्रूथ, दैट्स इट। धर्म भी ट्रूथ जानना चाहता है। इफ मेजरली इंडियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म जो है, दैट इट वांट्स टू नो द ट्रूथ, और साइंस भी ट्रूथ जानना चाहती है। दोनों का तरीका अलग है। एक का तरीका कैसा है, वी कॉल इट इन आवर वेदांतिक फिलोसफी, एक का तरीका है बम्बल बी की तरह, हनी बी की तरह, आई एम सॉरी, एक का तरीका हनी बी की तरह और एक का तरीका स्पाइडर की तरह। तो जो रिलीजन है वो थ्रू मेडिटेशन के द्वारा, जैसे स्पाइडर अपने अंदर से स्पाइडर वेब तैयार करता है, ऐसे ही एनलाइटनमेंट कह लीजिए, नॉलेज कह लीजिए, या रियलाइजेशन कर लीजिए, मेडिटेशन, वर्शिप, इन सब तरीकों से वो अपने अंदर से ज्ञान को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है। वहीं जो साइंस है,
It works more like a honeybee because honeybee collects the honey, so it collects the information, it collects the different kind of experiences, it collects the data, and then creates a theory of honey. That's how they both work. So they both are two different ways to reach the truth, and they both हम्म, had to work aligned. They both had to work aligned. ये साइंस ही है हम्म, कि हम दोनों दो देश में बैठ के एक टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं, और ये धर्म है कि हम इसके ऊपर ट्रूथ की बात कर रहे हैं। वाओ। जब हम कर्म का कॉन्सेप्ट साइंटिफिक जो कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल से कैसे रिलेट होते हैं, सो व्हाट आई एम सेइंग इस कर्म के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो साइंटिफिक कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल से रिलेट होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? देखिए, कर्म की फिलॉसफी अगर हम समझ जाएंगे तो देन देयर कुड बी मेनी डिफरेंट concepts which can correlate with that. Karma is not just every action, there is equal and opposite reaction. In fact, the manifestations is also a part of karma. The one, whatever the intention behind your action is also karma. जब आप कुछ सोच से ये काम कर रहे हैं, तो वो आपके सामने वैसा ही चीज मैनिफेस्ट होता जाएगा। तो आपकी इंटेंशन आपके सामने चीजों को मैनिफेस्ट करती है और उसको एक गुड और बैड में डिफरेंशिएट करती है। यही एक सिंपल, अब बहुत ब्रीफ कर्म की परिभाषा। डिटेल्ड में तो इसके ऊपर पूरे शास्त्र पर शास्त्र लिखे गए, एंड दैट्स हाउ इफ योर इंटेंशन इज बेटर, यू हैव टू वर्क ऑन द इंटेंशन, then every action would be suited. Sometimes action might look very harsh, but if the intention is right, it would consider to be as a good deed, a good karma. ऐसे वो उसके साथ कनेक्ट होता है। इंटरेस्टिंग। तो अगर हम मोक्ष या लिबरेशन के कॉन्सेप्ट का साइंटिफिक एग्जिस्टेंस के अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, तो उसका अंडरस्टैंडिंग क्या, इसमें क्या कनेक्शन है मोक्ष के कॉन्सेप्ट का और साइंटिफिक एग्जिस्टेंस का? देखिए, मोक्ष का सीधा सीधा मेजरली अर्थ ये है कि व्हेन फर्स्ट टू अंडरस्टैंड मोक्ष, one has to understand the existence of their soul, that something which is your body, your mind, and your intellect, the three are consciously changing, but something which is not changing is the existence of your soul. Moksha happens with your soul, which makes your life free from birth and death. यहां जाकर के कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा होता है। साइंस के हिसाब से एक डिस्कवरी मोक्ष है, अंडरस्टैंडिंग मोक्ष है। साइंस कहती है व्हेन दे हैव डिस्कवर्ड समथिंग देन दे फाइंड मुक्ति। जब वो किसी किसी एक रीजन को डिस्कवर कर लेते हैं, जब वो किसी उसके पीछे की बात को डिस्कवर कर लेते हैं, तो ये साइंटिफिक एग्जिस्टेंस से कहीं ना कहीं उनको फीलिंग ऑफ मोक्ष होता है। बट रिलीजियस या हमारी धार्मिक परिभाषा में, जब मृत्यु और जन्म, बर्थ एंड डेथ की साइकिल से कोई फ्री होता है, तब उसको मोक्ष की श्रेणी में रखा जाता है। So one more thing is that there's in the scientific process, there is no goal of moksha. But in the religious process, there's a goal of moksha. So there's no need to compare because they don't have that demand also. I'm talking about the modern science. अभी मैंने देखा है साइंटिस्ट न्यूरोलॉजिकल जो रिसर्च कर रहे हैं मेजर करने के लिए, जैसे कि कोई मेडिटेट करता हो तो वो डिवाइसेस डाल देते हैं जस्ट टू सी कि न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या है मेडिटेशन के। तो क्या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को न्यूरोलॉजिकल रिसर्च से मेजर किया जा सकता है? अब किया ही गया, जो आज सबके सामने है ये सारी चीजें, तो बिकॉज जो न्यूरोलॉजिकल हमारे अंदर गुड हार्मोन्स हैं, जो हमारे भीतर न्यूरोलॉजिकल डिफरेंट इलेक्ट्रिक
अलग अलग प्रकार के सर्किट्स क्रिएट होते हैं, वो बहुत पीसफुल हैं जब आप मेडिटेटिव फॉर्मेट में होते हो, डीप होते हो, आपकी पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड एक्टिव होती है। ऐसी बहुत सारी रिसर्च हमारे यहाँ मौजूद है, या की गई है, या करने की कोशिश की गई है, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में एक बात फेमस है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे ज्यादा दिमाग यूज किया है, विच इज अराउंड 6 or 7% ऑफ द हाफ ऑफ हिज ब्रेन। बट आई एम नॉट श्योर दैट इफ दे हैव एवर टेस्टेड brain of a rishi or a gyani of India, if they would have done it, they might have found some other figures. तो हम सबके भीतर जो डीप पीस है वो बड़ी इजीली मेडिटेशन से अचीव होती है, because the way how the technology has been created, it is very, very different. I heard a story, I don't have any proof of it, but there's a famous story that once Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru went to meet in Princeton University, which exists in New Jersey, Albert Einstein. And when he went to his office, he found out that there's a picture of an Indian sage. And Albert Einstein said that he's Maharshi Kanad, because Kanad is a creator of Sankhya, who has given all these theories earlier. Wow, very interesting. A bit more research for me to do then. Yeah, we have to do the research. I have heard this story, but as I said, I don't have any kind of proof if you'll ask me. But this kind of very famous story. Maybe that's real, I don't know. But it looks real, it inspiring, even if it is not, then it will make you more, explore you more about our religion. So through the meditation, जो हमारे यहाँ के गुड हॉर्मोन्स हैं आज के टाइम पर, इस पे तो बहुत सारी चीज, बिकॉज ऐसा भी कहा गया है कि एक बहुत 8 आवर्स की स्लीप लेकर, बिकॉज स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो डीप स्लीप तक आदमी पहुंचता है जिससे उसके माइंड को रिलैक्स होता है, एक मेडिटेशन की प्रोसेस में वो कई गुना कम होकर उसको ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाती है। क्या साइंस कॉन्शियसनेस को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाएगा? अगर वो राइट वे में एक्सपीरियंस करने की, मैकेनिज्म करने की जिज्ञासा के साथ बढ़ेगा तो क्यों नहीं कर पाएगा? Because if earlier they have explained it, they've experienced it, so through a mechanism they will definitely able to do it. Why not? But rather than challenging it, one should become more curious. हम फोरहेड के बीच में बिंदी लगाते हैं, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? हमारे यहाँ इसको इंट्यूशन का पॉइंट कहते हैं। पीनियल ग्लैंडर्स में भी ये बताया जाता है कि इसको जब ये थोड़ा जब एक्टिव रहता है, इस पे जो प्रेशर रहता है, तो जो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ इंट्यूशन है, फीलिंग, जो एक फील जिसको हम कहते हैं ना, बीइंग इन अ प्लेस, बीइंग विद अ पर्सन, बीइंग एट अ वेन्यू, तो उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, एक इंट्यूशन की फीलिंग को वो स्ट्रेंथन करता है। तो हमारे यहाँ का जो बिंदु है, बिंदी है, उसमें भी अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं। फिर ब्लैक किस प्रकार से करता है, ग्रीन वो येलो किस प्रकार से करता है, रेड किस प्रकार से करता है, कौन से टाइम में कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर इन द डिटेल्स दीज थिंग्स आर आल्सो देयर। सो somehow this has been practiced। शिव के हम तीसरे नेत्र का दर्शन करते हैं टेक्निकली, तो हम सभी लोग, हम सबके हृदय में शिव हैं, हम सबके भीतर जो कॉन्शियसनेस है वही तो शिव है ना, जो डीपर कॉन्शियसनेस है वही तो शिव है। तो जो ये तीसरा नेत्र है, ये जो उसकी आई ऑफ इंट्यूशन है, काइंड ऑफ वो थर्ड आई जो वो देखती है जो ये आंखें नहीं देखती, काइंड ऑफ उसको एक्टिवेट करने की प्रोग्रेस है वो। सिंदूर का इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत सारे इम्पोर्टेंस के कहे गए हैं वैसे तो हमारे यहाँ। एक तो ऑफ कोर्स शादीशुदा लोग उसको लगाते हैं, उसका मेजर कनेक्शन हम सबके भीतर, एक तो सोशल इशू है उसमें। मैं बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं तो दिस ऑल्सो वन ऑफ द, बिकॉज यू ऑलवेज नीड कि मुझे अलग अलग कल्चर में ना, कोई रिलेशनशिप में कमिटेड है उसको अलग अलग तरीके से पेश करता है। तो कहीं रिंग पहन करके पता चल जाता, आजकल सोशल मीडिया पे दैट आई एम मैरिड और आई एम एंगेज्ड, स्टेटस चेंज करने से हम उसको सोशल रिवील करते हैं, isn't it? तो इंडियन कॉन्सेप्ट में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई माथे पर सिंदूर लगा लेता है तो एक कमिटेड प्रोग्रेस में उसको उसका पता चलता है, पुरुष
अंगूठी पहन लेता था और स्त्री माथे पर सिंदूर लगा लेती थी। इस तरीके से एक सोशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई थी। बेसिक फॉर्मेशन तो यही है, पर उसके साथ साथ जो कुमकुम है खास, जो कुमकुम होता है वो बहुत, अभी तो आजकल केमिकली बनने लग गए, पर जो प्रॉपरली कुमकुम आयुर्वेदिक फॉर्मेट में बनता था तो उसका बहुत असर होता था हमारे भीतर, हमारे ब्रेन को काइंड ऑफ इस तरीके से वो कुमकुम एक्टिवेट करता था कि रिलेशनशिप के साथ एक लेडी सिंग कर सके। उसकी स्मेल, उसका जैसे एक परफ्यूम हमारी मूड को और हमारी थॉट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, ऐसी जो कुमकुम की स्मेल है, कुमकुम का कलर है, वो हमारी अप्रोच को, हमारी एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करती है। फिर इसकी कुछ अलग अलग ग्लैंड से रिलेटेड, हार्मोनल्स रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस और एक्सपीरियंसेस कई लोगों ने किए हैं। एक एक हंसी की बात और कह दूं, क्योंकि मेरे स्क्रीन पर भी एक रेड डॉट चल रहा है, दैट मीन्स यू आर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। ऐसे ही एक लेडी के माथे पे जब रेड डॉट लगता है तो बी केयरफुल बिकॉज शी गोना रिकॉर्ड एवरीथिंग। वेरी गुड वन, वेरी फनी, वेरी फनी। अच्छा, माय फाइनल क्वेश्चन। हम स्वस्तिका का मीनिंग देखते हैं तो आजकल तो स्वस्तिका शायद 35-40s में बहुत बड़ा हो गया था फॉर रॉन्ग रीजंस, लेकिन स्वस्तिका का एक्चुअल मीनिंग क्या है? वास्तिक आप अगर आप जाएंगे तो इट गोज टू अ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ पूरा एग्जिस्टेंस को वो एक्सप्लेन करता है। हालांकि जो जर्मन सिविलाइजेशन में जो यूज होता था वो एक्चुअल में एग्जैक्टली वैदिक तरीके का नहीं था। उसका तो डायरेक्शन, उसकी तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अलग थी। बट इंडियन वैदिक फॉर्मेट में तो उससे हजारों साल पहले से स्वास्तिक को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। और उसके जो ऊपर चार पुरुषार्थ हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष को रिवील करते हैं। जो उसका सेंटर पॉइंट है वो ईश्वर को रिवील करता है, प्रकृति को रिवील करता है। तो मैं अगर शॉर्ट फॉर्मेट में कहूँ तो जो मैंने आपको 25 एलिमेंट्स पहले कहे, कहीं ना कहीं सारे के सारे वो स्वास्तिक में हम रिवील करते, कनेक्ट करते हैं, उसका एक पूरा ऑरा क्रिएट करते हैं। तो जो भी गोल ऑफ लाइफ है, एग्जिस्टेंस, हमारी कॉन्शियसनेस का एक प्रकार से एक डायग्राम है। जैसे हम पाई लिखते हैं ना साइंस में, तो देयर इज अ मार्क वी क्रिएट टू अंडरस्टैंड साइंस में। तो जैसे अपोस्ट्रोफी लगा दें, उसका एक मीनिंग होता है। इन्वर्टेड कॉमा लगा दें तो हाईलाइट ऑफ अ वर्ड होता है। सो सिमिलरली हमारी वैदिक फिलॉसफी में एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ होल यूनिवर्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग एक डायग्राम के द्वारा रिवील की जाती है और उसको हमारे यहाँ स्वास्तिक कहा जाता है। थैंक यू सो सो मच पंद्रिक गोस्वामी जी कि आप आए मेरे पॉडकास्ट पे। आपने बहुत कुछ हमको समझाया। आप सफ़र करें, ट्रैवल करें, तो भी आप आए, सो थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। हम दोनों के बहुत डिफरेंट टाइम था, बट वी कुड एबल टू सिंक इट स्टिल विथ डिफरेंट लोकेशंस कनेक्शन। स्टिल वी ट्राई टू ब्रिंग आउट वॉट एवर बेस्ट पॉसिबल। बट आई लुक फॉरवर्ड समटाइम यू विजिट टू इंडिया एंड इफ आई एम कमिंग टू योर कंट्री, देन सामने बैठकर जो डिस्कशन की डेप्थ होगी वो अलग ही लेवल पर होगी, आई पर्सनली बिलीव। एंड दिस वाज आल्सो ग्रेट टू टॉक टू यू एंड थैंक यू फॉर अकोमोडेटिंग माय टाइम। थैंक यू टू योर व्यूअर्स आल्सो। राधे राधे। राधे राधे।